एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्थानीय स्वशासन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, कैसे गठन हुआ, क्या क्या समितियां बनाई गई। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो भारत में बेसिकली प्राचीन टाइम से ही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जो है अस्तित्व रहा है। मध्यकाल में भी इसकी निरंतरता के प्रमाण हमें मिले हैं और आधुनिक काल में तो हमें पता ही है कि लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे प्रयास किए स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी भारतीय नेताओं ने ये मांग की कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाए और स्वतंत्र भारत में इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया फाइनली। और अनुच्छेद 40 जो है संविधान में समाहित इसमें किया गया है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाए। ठीक है, तो राज्य का यहाँ पर उत्तरदायित्व बन गया कि ग्राम पंचायतों का गठन करवाया जाए और उनको कुछ ऐसी शक्तियाँ, ऐसे जो है अधिकार प्रदान करे कि वह विकासात्मक मूलक जो प्रशासन है उसमें जनता जो है भागीदार बन सके। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची जो कि राज्य सूची है उसमें ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को सौंपा गया। ठीक है, परंतु इस प्रयास में स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक स्वरूप पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और बाद में इन कमियों को राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इन कमियों को दूर किया गया और जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा फाइनली प्रदान कर दिया गया। भारतीय संसद द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 किया गया, जिसमें 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इसके तहत संविधान में भाग जो है एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर 9 जोड़ा गया। अध्याय 9 जो है संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ग तक है और एक नई अनुसूची भी इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 25 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा अध्याय 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ग तक जो है इसको इंक्लूड किया गया और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और फाइनली 25 अप्रैल 1993 को संविधान संशोधन जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको लागू कर दिया गया। आधुनिक पंचायती राज स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी और अनेक नेताओं के प्रभाव से पंचायती राज पर विशेष तरह से बल दिया गया। राष्ट्रीय सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को प्रारंभ किया गया और इन दोनों ही कार्यक्रमों द्वारा आम जनता को आकर्षित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया 1957 में, जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। और इस समिति को बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रामोद्धार समिति। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए और कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसको पंचायती व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें लोकल लेवल पर या बेसिक लेवल पर भी जो लोग हैं उन तक विकास पहुंच सके और वो भी प्रशासन में अपनी भागीदारी दे सके। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जिसमें ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला के स्तर पर स्थापित करने की वकालत की और वर्तमान में इसी समिति की सिफारिशों को मान कर जो है पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती है। इस समिति ने गाँव के समूह के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायतों, प्रखंड स्तर पर निर्वाचित और नामित सदस्यों वाली पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित करने का सुझाव दिया। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 12 जनवरी 1958 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और मेहता समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1959 को लागू किया गया और इन सिफारिशों को जो है के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम 1959 भी पारित कर दिया और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
किया गया। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको स्थापित किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, देन असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल आदि कई राज्यों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया। अब पंचायती राज की बहुत सारी असफलताएं भी है। पंचायती राज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको वित्त जो है इतना बजट प्राप्त नहीं होता है और वे पूरी तरह से सरकार जो कि राज्य सरकार है उस पर निर्भर रहती है। इसके अलावा इन संस्थाओं के सदस्यों के मध्य कार्य को लेकर भी असंगतता थी। वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे, अपने काम को किसी दूसरे पर थोपते थे। इसके अलावा वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों के बीच सहयोग का भी अभाव था। इन संस्थाओं को पूर्णतः विकसित न होने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि समाज के जो उच्च वर्ग है, जो कि जमींदार है या उच्च जाति के लोग हैं, वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे और वो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर अत्याचार करते थे। गांव में असाक्षरता थी और राजनीतिक चेतना के अभाव ने भी इन संस्थाओं के स्वस्थ विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। तो फिर इन्हीं कमियों को फिर से दूर किया गया। और दूर किस वजह से किया जाएगा? कोई समिति जो है बनाई जाएगी, कोई सिफारिश करेगी समिति और फिर उसके आधार पर उन सिफारिशों को लागू किया जाएगा। तो पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को जो है यहाँ पर गठित किया गया और उसके बाद इन सभी कमियों को दूर करने के लिए जो अभी हमने ऊपर देखी है तो उसके लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में समिति ने रिपोर्ट सरकार को दी जिसमें कुल 132 सिफारिशें दी गई और जिसमें पंचायत समिति को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया। इन्होंने ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस नहीं किया। जिला स्तर पर जिला परिषद की बात कही और प्रमंडल स्तर पर मंडल पंचायत की बात कही। इसने ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को समाप्त कर देने की सिफारिश की, परंतु अशोक मेहता समिति की सिफारिश को अपर्याप्त माना और नामंजूर कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद 85 में डॉक्टर PVK राव की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया गया जिसने ग्रामीण विकास और गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने का कार्य सौंपा गया। और इस समिति ने राज्य सहित 4 स्तरों पर परिषदों के गठन का सुझाव दिया। इसने कहा कि 4 स्तर पर जो है परिषद स्थापित की जाए और इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो व्यक्ति है और जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण का सुझाव दिया जाए। इस समिति के सुझाव को भी नामंजूर कर दिया गया। और फिर 88 में PK थुंगन समिति की सिफारिश जो है के आधार पर पंचायती राज को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 64वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद में पेश किया गया, लेकिन यह भी पारित नहीं हो चुका। ठीक है। तो अब प्रेजेंट में पारित नहीं है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति का गठन किया गया। फिर से इस पर विचार किया गया। इस समिति ने ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने, नियमित चुनाव और पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की बात कही। ठीक। इसके साथ ही समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है। चलिए। और इस समिति की सिफारिशों को माना गया। अब प्रेजेंट में महिलाओं को 1/3 जो है सीट रिजर्व है पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी। इसमें एक या अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है। चलिए। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें 2 स्तरीय पंचायत मीन्स की जिला स्तर और गांव स्तर पर जो है गठन किया जाएगा। और जिनकी 20 लाख से अधिक है तो वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत अर्थात गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। सभी स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है। चलिए। पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनके अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है और अगर विघटन हो जाए तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव करवाना आवश्यक होगा। जिस डेट से जो विघटन हुआ है उस डेट से 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट है, वे सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखते हैं पंचायत का सदस्य होने के लिए अर्ह होंगे। केवल एक अंतर यह है कि 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी सदस्य बनने के लिए अर्ह होगा। ठीक है, ओके। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन होगा जो कि राज्यपाल द्वारा किया जाएगा ताकि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके। वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों पर राज्यपाल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसों को दर्शाना जो पंचायतों को प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए सहायता अनुदान, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताना। तो ये सब काम किसके है? वित्त आयोग के। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध है जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पंचायतों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण उस राज्य के निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, तो पंचायतों के निर्वाचन का संचालन कौन करेगा? राज्य का निर्वाचन आयोग। आयोग स्वतंत्र बना रहे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी जो है पॉलिटिकल पावर के अंडर ये जो वित्त आयोग है वो काम नहीं करेगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को समावेश किया गया है जिन पर पंचायत विधि बनाकर अपने कार्य कर सकेंगी और ये कुछ विषय इस प्रकार है: कृषि और कृषि विस्तार, वयस्क शिक्षा, समाज कल्याण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूलने और उस से जो प्राप्त होगा धन उसको खर्च करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ओके, तो अनुच्छेद 329 में ये कहा गया है कि जैसे ही निर्वाचन की प्रक्रिया, पंचायत के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इसके हो जाने पर न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार न्यायालयों को इस बात की अधिकारिता नहीं होगी कि वे निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधानिकता की परीक्षा करें। यानी कि निर्वाचन से पहले या निर्वाचन अर्जी पर ही ये प्रश्न किया जा सकता है, इसके बाद ये सब कुछ नहीं होगा। जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा और उसके अधीन निहित की जाए। ठीक है, यानी कि जो राज्य विधान मंडल है वही इसके लिए कानून बना सकता है। पंचायती राज द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कई लाभ हैं। विकास की गति में तीव्रता आएगी, परियोजनाओं को जल्दी से पूरा किया जा सकेगा, लोगों की चेतना में वृद्धि होगी। फिर भी कुछ त्रुटियां हैं और वो त्रुटियां कुछ इस प्रकार है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है वह केंद्र को कमजोर बना सकती है। जाति, धर्म, वर्ण और लिंग की उपेक्षा करके यह समाज के सभी वर्गों को समानता के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों का स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने से इस संगठन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है और इससे लोगों में सहयोग के स्थान पर कटुता में वृद्धि होगी। अगर राजनीति इन सब चीज़ों में आ जाए तो लोग जो है एक दूसरे से कटने लगेंगे, कटुता में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा और शक्ति का दुरुपयोग भी पंचायती व्यवस्था के लिए एक अभिशाप है। पंचायती राज की सफलता के लिए इसे रोकना होगा। जो गांव के सरपंच है, मुखिया है, वो हो सकता है कि शक्तियों का, पैसों का दुरुपयोग कर ले। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन व्यवस्थाओं के तहत अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना पाना भी मुश्किल होता है। दोनों के बीच कटु संबंधों के कारण कई स्थानों पर इसके दुष्परिणाम देखने को भी मिले हैं। तो जो अधिकारी हैं और जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके बीच में भी यहाँ पर सामंजस्य नहीं बन पाता है कई बार। नेक्स्ट है बड़े राजनीतिक दलों की गंदी राजनीति का पंचायती राज व्यवस्था में समावेश भी पंचायतों की सफलता को बाधित करता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी पंचायत राज व्यवस्था के सामने जो है पंचायती राज व्यवस्था की वजह से लोकतंत्र के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नगरीय शासन। तो भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही रही है।
लेकिन इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के निर्माण के लिए नगर निगम संस्था की स्थापना की गई। तो जो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो 1687 में। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास, कोलकाता, बम्बई के 3 महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1793 में 3 नगर निगमों की स्थापना की गई। 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा नगरीय शासन की व्यवस्था में कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल रहा। नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इसे 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट जरूर किया गया है कि इस संबंध में कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाया जा सकता है। विभिन्न राज्यों द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था के संचालन के लिए निम्नलिखित निकायों को गठित किया गया है, जिसमें नगर पंचायत है, नगर परिषद है और नगर निगम है। ठीक है, चलिए। नगर प्रशासन की संवैधानिक व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 क और 18 नए अनुच्छेद और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। 74वां संविधान संशोधन, भाग 9 क और 18 नए अनुच्छेद और साथ ही 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है और कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में बदल रहे हैं। नगर पालिका परिषद छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए होगा और जबकि जो बड़े नगर है उनके लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में 1 या अधिक बोर्ड समिति का गठन किया जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक प्रकार के नगर निकायों के लिए स्थानों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटें आरक्षित की जाएंगी और महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित होगा। इसकी जो अवधि है संस्थाओं की वो 5 वर्ष की होगी। 5 वर्ष से पहले भी इनका विघटन किया जा सकता है, सेम एज पंचायती राज। ठीक है। नगरीय संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगरीय संस्थाओं को जो है निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। तो क्या क्या शक्तियां प्रदान कर सकता है? नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना नगर जो संस्था है उनका कार्य होता है। ऐसे कार्यों को करने और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा उपयुक्त के अतिरिक्त संविधान की 12वीं अनुसूची में सम्मिलित कर किसी विषय के संबंध में अधिकार एवं दायित्व राज्य विधानमंडल द्वारा नगरीय संस्थाओं को सौंपे जा सकते हैं। तो जितने भी इसका जो विषय मिले हुए हैं नगरीय व्यवस्थाओं को, शासन व्यवस्थाओं को, तो वो सारे कार्य नगरीय शासन व्यवस्थाओं को करने होते हैं। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उन विषयों को निहित कर सकता है जिन पर नगरीय संस्थाएं कर लगा सकती है। ठीक है। तो कर लगाने के जो विषय होंगे वो भी राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है। नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए जैसे वित्त आयोग वहाँ पर गठित किया गया था पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए, तो सेम वित्त आयोग का गठन नगरीय संस्थाओं के लिए भी किया जाएगा, जो कर, शुल्क, पथकर, फीसों की शुद्ध आय और संस्थाओं तथा राज्य के बीच वितरण के लिए राज्यपाल को सिफारिश करेगा। तो राज्यपाल डिसाइड करेगा कि कितना वित्त जो है आयोग को देना है या कितना बजट जो है नगरीय शासन व्यवस्थाओं को देना है। स्वायत्त शासन का महत्व क्या होता है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन में स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाएं लोगों की राजनीतिक समझ को परिपक्व बनाती है। ये स्थानीय लोगों की भागीदारी में सक्षम बनाती है, साथ ही लोगों को शासन कला का भी ज्ञान देती है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण तभी संभव हो सकता है जब लोकल लेवल पर भी संस्थाएं विद्यमान हो। यदि संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है तो स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना और समझ का विकास देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को मजबूत बनाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना जिससे समस्या का निदान भी हो और लोकतांत्रिक स्वरूप के निचले स्तर तक स्वस्थ व्यवस्था भी स्थापित हो जाए। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर पॉइंट्स हैं, जैसे कि पंचायती राज पुरस्कार, इसे राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार भी कहते हैं। उत्कृष्ट निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कारों की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष की गई है। इसके तहत 30-30 लाख रुपए के 5 पुरस्कार जिला पंचायतों को, 20-20 लाख रुपए के 10 पुरस्कार मध्यवर्ती पंचायतों को और 10-10 लाख रुपए के 50 पुरस्कार ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं, जो अपने
फील्ड में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन, कर संग्रहण, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन के आधार पर ये पुरस्कार पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाते हैं। उसके अलावा 2 संतान फॉर्मूला वैध। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 की उस धारा को वैध ठहराया गया जिसमें 2 से अधिक संतान वाले लोगों को सरपंच या उप सरपंच का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इस कानून के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारी याचिकाएं भी डाली गई थी, जिसमें मुख्यतः 3 तर्कों से इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। पहले तो ये इस संविधान में अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है कि ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि कुछ लोग दूसरे से इसलिए ज़्यादा असमान माने जाएंगे क्योंकि उनकी 2 संतानें हैं। ठीक है, तो असमानता के अधिकार का हनन हो रहा है इस सब चीज़ों से। उसके अलावा यह कानून संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करता है। यदि किसी को बहुत सारे बच्चे अच्छे लगते हैं तो फिर उस वजह से सरपंच बनने से वंचित क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है इसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 25 में भी उल्लेखित है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी यह कानून उल्लंघन करता है क्योंकि धर्म संतान के जन्म को रोकने की कोशिशों को गलत मानते हैं। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन यहाँ पर इस कानून की वजह से हो रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त तीनों तर्कों को खारिज कर दिया और न्यायालय का मानना है कि बढ़ती हुई आबादी से आज पूरी दुनिया चिंतित है और सरकार इस जो है चीज़ को थामने की जी जान से कोशिश कर रही है और यह कानून भी उसी व्यापक चिंता और कोशिश का एक हिस्सा है। तो इसीलिए जो 2 संतान फॉर्मूला है उसको वैध घोषित किया गया, जो कि 1994 में जो है जो पंचायती राज संस्थाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।